Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. As you know, my name is Dr. Rana Farat Mahmood, and this is our fourth lecture about X-ray diffraction techniques. The course code is CAM 5134. In this lecture, we are going to study about the importance of unit cell, characterization of unit cell, shapes of unit cells, asymmetric unit cells, symmetry operations, space groups, point groups, Bravais lattices, seven crystal system, and crystal system along with different types of unit cell. So let's move to the next slide. Here we have our definition of unit cell. Unit cell atoms are group of atoms forming a building block of the smallest acceptable size of whole volume of crystal is defined as a unit cell. तो यूनिट सेल हम कहते हैं कि एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक का सबसे छोटा साइज का एक यूनिट बनाते हैं ऑफ द होल वॉल्यूम ऑफ ए क्रिस्टल इज डिफाइंड एज द यूनिट सेल. पूरे क्रिस्टल सिस्टम में से उसका एक छोटे से छोटा हिस्सा जो उस पूरे क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करता है उसको हम उसका यूनिट सेल बोलते हैं. द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल portion of a crystal which can be used as a repeated units to build up the whole crystal. तो छोटे से छोटा ज्योमेट्रिकल पोर्शन किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का जो कि यूज होता है रिपीटेडली उस यूनिट के अंदर उस क्रिस्टल्स के अंदर और उसको पूरे का पूरा बिल्ड करने में यही यूनिट सेल आपस में जुड़े होते हैं. द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ ए क्रिस्टल शोइंग ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स लैटिस. तो किसी भी क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा वॉल्यूम या वो छोटे से छोटा हिस्सा जो उसकी तमाम खुसूसियात को रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल. बाय स्टेकिंग आइडेंटिकल यूनिट सेल जोड़ते हुए इन छोटे छोटे यूनिट सेल को द एंटायर लैटिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड. तो हम पूरे के पूरे लैटिस को बना सकते हैं. लैटिस पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल and in some cases at either face or the center of the unit cell. लैटिस पॉइंट जो होते हैं ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं इनको लैटिस पॉइंट बोला जाता है. आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल के सेंटर पे भी हो सकते हैं और उनके कॉर्नर्स पे भी हो सकते हैं. इन सम केसेस एट आइदर फेसेस किसी फेस के ऊपर भी ये लैटिस पॉइंट हो सकते हैं एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. ये आपको एक छोटा पीस इस पूरे क्रिस्टल का एक छोटे से छोटा हिस्सा जो है वो दिखाया गया है और इसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं. और इसके कॉर्नर्स पे जो डॉट्स लगे हुए हैं इनको जो है हम उनके लैटिस पॉइंट बोलते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एटम्स की पोजीशन को उसी लैटिस के अंदर. यूनिट सेल इन 3 डायमेंशंस कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल or arrangement of the atom within a given type of crystal structure can be described in terms of its unit cell. तो किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का या उसके एटम्स के अरेंजमेंट का जो चीज़ हम बता सकते हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको हम यूनिट सेल की फॉर्म के अंदर बता रहे होते हैं. यूनिट सेल इज अ स्मॉल बॉक्स कंटेनिंग वन और मोर एटम्स. तो यूनिट सेल जो होता है वो एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें एक जैसे एटम भी हो सकते हैं डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं. स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और उसके अंदर जो है वो स्पेस में मौजूद होते हैं एटम 3 डायमेंशन में मौजूद होते हैं. द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम विच हैज द ओवरऑल सिमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल. तो ये एटम्स का स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है जो कि पूरे क्रिस्टल की ओवरऑल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है. द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए क्रिस्टल. तो ये हम इसको क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं क्योंकि क्रिस्टल इसी तरह के एक जैसे कई यूनिट सेल से मिलके बना होता है. द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स in the material that constitute the repeating pattern
किसी भी मटेरियल के अंदर वो छोटे से छोटा ग्रुप पार्टिकल्स का जो कि रिपीट होता है बार बार, और रिपीट होने के साथ साथ वो एक पैटर्न कॉन्स्टिट्यूट करता है उस मटेरियल के अंदर, उसी को यूनिट सेल कहा जाता है, इज कॉल्ड द यूनिट सेल ऑफ द स्ट्रक्चर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल की बात करें या उसके शेप ऑफ यूनिट सेल की बात करें, ए यूनिट सेल हैज डेफिनेट शेप। एक यूनिट सेल की एक खास शेप होती है। इट हैज कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ 3 सेल लेंथ, तो इसकी हमेशा जो सेल लेंथ है उसकी भी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, एंड फॉर द एंगल्स बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो एंगल होते हैं उनकी भी खास वैल्यूज होती हैं। The basic unit cell in 3 dimension is characterized by 6 values known as the unit cell parameters. ये जो कोई भी बेसिक यूनिट सेल होता है उसकी 3 डायमेंशंस जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं, 6 वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फेसेस होंगे आपके पास, उन फेसेस को हम 6 वैल्यूज से रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्या है उसके अंदर, और इनको क्या कहा जाता है, यूनिट सेल पैरामीटर्स, क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स। अब इसमें ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, तो ये यहाँ पे अगर हम इसको ओरिजिन माने तो यहाँ से ये वाली हमारे पास क्या होगी, एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक लेंथ नज़र आ रही है, इसको हम ए लेंथ का नाम देते हैं। अलोंग वाई एक्सिस जो ओरिजिन से लेके जहाँ तक ये पीस क्यूब का इसको कट कर रहा है उसको हम बी लेंथ कहते हैं, और जो अलोंग जेड एक्सिस जो लेंथ होती है उसको सी लेंथ बोला जाता है। अल्फा बीटा एंड गैमा रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन देम। अल्फा बीटा और गैमा जो होते हैं वो इन दो लेंथ्स के दरमियान एंगल होते हैं, यानी कि लेंथ ए और लेंथ बी के दरमियान जो एंगल है उसको हम गैमा एंगल बोलेंगे। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए के सामने वाला जो एंगल होगा उसको अल्फा एंगल, जो कि लेंथ वाई और जेड के दरमियान है, और फिर बी लेंथ के सामने वाला जो एंगल है उसको बीटा एंगल, जो कि सी और ए लेंथ के दरमियान है, और इसी तरह सी के सामने वाला जो एंगल है उसको हम गैमा एंगल, और ये ए और बी लेंथ के दरमियान है। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है नीचे। द यूनिट सेल लेंथ आर डिस्टेंस पैरेलल टू द 3 मेजर एक्सिस। तो ये जो यूनिट सेल लेंथ होती हैं ये क्या होती हैं, अलोंग एक्स एक्सिस जो होती हैं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पैरेलल है, अलोंग वाई एक्सिस ये और ये लेंथ पैरेलल है, अलोंग जेड एक्सिस ये और ये लेंथ पैरेलल होती है। इट इज customary to represent the unit cell length parallel to x axis with the letter a। जो a के यानी कि x axis के अलोंग लेंथ होंगी उसको हम लेटर a से रिप्रेजेंट करेंगे, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ होगी पैरेलल टू y एक्सिस उसको हम जो है वो b से रिप्रेजेंट करेंगे, और अलॉन्ग z एक्सिस जो होगी उसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। द एंगल बिटवीन a b इज डिनोटेड बाय गामा, बिटवीन a एंड c विद बीटा, एंड बिटवीन b एंड c विद अल्फा एज शोन इन द फिगर। तो ये हमने एक्सप्लेन किया है कि कौन से एंगल अल्फा होते हैं। तो सिंपली इसको याद रखने के लिए ए लेंथ के सामने वाला एंगल अल्फा होता है, बी लेंथ के सामने वाला एंगल बीटा, और सी लेंथ के सामने वाला एंगल गैमा होता है। बाकी फिर आप इन लेंथ को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ए लेंथ कौन सी है, बी कौन सी है और सी कौन सी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की तरफ। In types of unit cell, simple or primitive unit cells are denoted by P. The 7 crystal systems are obtained when we use a simple unit cell. The simple unit cell having lattice point at the corner is called primitive unit cell. तो ये जो सिंपल यूनिट सेल है जिसके लेटिस पॉइंट उसके कॉर्नर पे होते हैं सिर्फ, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, it has one point at the center in addition to at the corners. It is symbolized by I। तो जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं,
प्रिमिटिव को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके बॉडी के सेंटर में कोई पॉइंट नहीं होता, कोई लैटिस पॉइंट नहीं होता, जबकि यहाँ पे ये एक सेंटर में एक इस जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है जिसको आई से रिप्रेजेंट किया गया है, उसके बिल्कुल चारों तरफ से जो सेंटर बनता है उसके ऊपर उसके अंदर एक यूनिट एक लैटिस पॉइंट होता है। इसी को बोला जाता है सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या उसको हम बोलते हैं आई यूनिट सेल, जिसके आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल उस यूनिट सेल को बोलते हैं जिसके हर फेस के ऊपर एक लैटिस पॉइंट होता है। इट हैज वन पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इन एडिशन टू द कॉर्नर। कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं 8 लैटिस पॉइंट, लेकिन हर फेस पे भी उसके क्या है, 6 हमारे पास फेसेस हैं, एक ये एक ऊपर एक नीचे एक बैक पे एक फ्रंट पे, तो 6 लैटिस पॉइंट हर फेस के सेंटर में होते हैं। इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, फेस सेंटर्ड को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी एंड। इट हैज points at the corner and at the intersection of the diagonal of the pair of opposite faces। तो यहाँ पे दो फेसेस की अगर हम डायगोनल को देखें तो उनके दरमियान में एक यहाँ पे पॉइंट है और ये दोनों फेसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसके अंदर भी अगर कोई लैटिस पॉइंट होगा तो ऐसे वाले लैटिस पॉइंट वाले सिस्टम को हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि टेबल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स पर यूनिट सेल। जी, तो ये एक टेबल दिया गया है आपको जिसमें बताया गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैसे हम बता सकते हैं कि कितनी किस्म के पार्टिकल्स जो हैं उस यूनिट सेल में पाए जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सिंपल जो क्यूबिक होता है उसके 8 कॉर्नर्स पे जो होते हैं वो 8 जो है पार्टिकल्स या लैटिस पॉइंट होते हैं और उन सब का जो पार्ट होता है उसके अंदर 1/8 पार्ट होता है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास एक ही आ रहा है आंसर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फेस सेंटर्ड होते हैं इनका जो हिस्सा होता है उस यूनिट सेल के अंदर, इसमें कॉर्नर पे 8 पाए जाते हैं और इनका जो पार्टिसिपेशन है उस यूनिट सेल में वो होती है 1 पर। टोटल मिला के अगर हम देखें तो उस यूनिट सेल में इसकी पार्टिसिपेशन जो कॉर्नर वाले हैं 1 बनती है और जो उसके फेस पे होते हैं 6 फेसेस पे उनकी पार्टिसिपेशन हाफ बन रही होती है, क्योंकि वो आधा जो लेटिस पॉइंट है वो दूसरे यूनिट सेल के साथ जुड़ा होता है, आधा उसके साथ। तो 6 फेसेस हैं तो टोटल इनकी जो दोनों की कॉर्नर वाली और इसकी वाली कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के साथ कितनी हो जाती है, 4 आपके पास उसकी कंट्रीब्यूशन आती है। जब यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड में देखें तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर जो है वो 8 तो कॉर्नर वाले हो गए, तो इनका कॉर्नर वालों का 1/8 पार्ट होता है जो कि उस यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और फेस पे कोई नहीं होता, एक सेंटर में होता है, तो सेंटर में वो उसी का हिस्सा होता है पूरे का पूरा, किसी और यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो यहाँ पे टोटल जो कंट्रीब्यूशन बन रही है इनकी पार्टिकल की 2 बन रही है। और एंड सेंटर जो होते हैं उनके जो कॉर्नर वाले हैं उनका 8 इंटू 1/8 पार्ट होता है और जो फेस होते हैं वो दो अपोजिट फेसेस पे होते हैं, दो, तो हाफ वो दूसरे यूनिट्स के साथ, हाफ इस यूनिट सेल के साथ। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये 1 और 1 2 जो है वो इसकी टोटल इसमें लेटेस्ट पॉइंट की कंट्रीब्यूशन आती है। Asymmetric units. The independent part of the unit cell is called asymmetric unit. तो कुछ ऐसे पार्ट जो उस यूनिट सेल पे डिपेंड नहीं कर रहे होते उसको हम उसके asymmetric units बोलते हैं। The only part of the unit cell which requires specification of the atomic parameters। ये ओनली पार्ट होता है, ये वही हिस्सा होता है यूनिट सेल का जिसके लिए स्पेसिफिकेशन ऑफ एटॉमिक पैरामीटर चाहिए होते हैं। जी, तो स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में कि सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं।
अब इसको हम स्टडी करते हैं। Symmetric units are converted into each other by simple geometrical transformation known as symmetry operations. तो symmetry units जो होते हैं उनको हम एक दूसरे में convert कर सकते हैं by simple geometric transformations, और उन simple geometric transformations को symmetry operations बोला जाता है। Both Bravais lattice and real crystals which are built up on them exhibit various kind of symmetry. तो ब्रेवियस लैटिस हो गई, जो अभी हम देखेंगे क्या होती है ब्रेवियस लैटिसेस। और इसी तरह से जो हमारे पास साथ में क्रिस्टल होता है रियल, ये कुछ जो सिमेट्री होती हैं उनके ऊपर बेस कर रहा होता है, काइंड ऑफ एग्जिबिट वेरियस काइंड ऑफ सिमेट्रीज। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो सिमेट्रीज होती हैं ये उनको एग्जिबिट कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। ए बॉडी स्ट्रक्चर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। तो हम किसे कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल है? तो ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल व्हेन इट्स कंपोनेंट पार्ट आर अरेंज इन सच बैलेंस वे, कि जब उसके कंपोनेंट्स को हम किसी बैलेंस वे के अंदर अरेंज करते हैं। A body or structure is said to be symmetrical when its component parts are arranged in such a balanced way so that when certain operations can be performed on that body, it will bring itself into coincidence with itself. तो स्ट्रक्चर हम सिमेट्रिकल ऑपरेशंस को ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम उसको हाफ हाफ करना चाहें तो दोनों इक्वल पार्ट में हाफ हाफ हो जाएं, या अगर हम उसको सर्टन एंगल पे रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद वो शेप हमें उसमें रिपीटेड फॉर्म के अंदर नज़र आए, तो ऐसे ही ऑपरेशंस को उसकी सिमेट्रिकल ऑपरेशंस बोला जाएगा। दीज आर टर्म्स एज सिमेट्री ऑपरेशंस। देयर आर थ्री मैक्रोस्कोपिक सिमेट्री ऑपरेशंस। तीन जो होते हैं बड़े बड़े मेजर सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं, विच आर रिफ्लेक्शन, नंबर वन रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है और इन्वर्जन है। The precision, the possession of certain minimum set of symmetry elements। तो इनके अंदर जो होता है कम अज कम ये सिमेट्री ऑपरेशंस किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में होने चाहिए। सिमेट्री इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच क्रिस्टल सिस्टम। तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के लिए सिमेट्री जो है उसकी बेसिक चीज है, बेसिक प्रॉपर्टी है। एंड वन सिस्टम इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर जस्ट एज मच एज बाय इट्स सिमेट्रिक एलिमेंट। तो एक सिस्टम को हम क्यूबिक सिस्टम को ऑर्थोगोनल सिस्टम से अगर अलग करना चाहेंगे तो उसमें किस चीज़ का फ़र्क होगा? उसमें उसकी इन्हीं जो है वो सिमेट्री ऑपरेशंस का, सिमेट्री एलिमेंट्स का ही फ़र्क होगा बाय द वैल्यूज ऑफ इट्स एक्सियल लेंथ। और वो फ़र्क किस वजह से हो सकता है? उसकी लेंथ की वजह से हो सकता है, उनके एंगल की वजह से हो सकता है। इनफैक्ट दीज आर इंडिपेंडेंट। और हर क्रिस्टल सिस्टम के लिए ये एंगल और लेंथ ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सिंपल सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक ऑपरेशंस और दूसरे होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑपरेशंस। जो मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक ऑपरेशंस होते हैं उनको हम पॉइंट सिमेट्री, और पॉइंट सिमेट्री में फिर तीन किस्म के हमारे पास मैक्रोस्कोपिक ऑपरेशन आ जाते हैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। माइक्रोस्कोपिक ऑपरेशंस के अंदर ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है, और रोटेशन, इन्वर्जन, रोटो इन्वर्जन्स और रोटेशन ट्रांसलेशन, स्क्रू और रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन, जिसको ग्लाइड सिमेट्री भी बोला जाता है। यही चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई है कि जो हमारे पास सिंपल सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, पॉइंट सिमेट्री में रोटेशन है, इन्वर्जन है, रिफ्लेक्शन है। ट्रांसलेशनल सिमेट्री के अंदर रोटेशन, इन्वर्जन है, माइनस एन है, रोटेशन ट्रांसलेशन, स्क्रू इन्वर्जन, स्क्रू ट्रांसलेशनल सिमेट्री है, और रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन है जिसे हम ग्लाइड भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन सिमेट्री एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास रियो एक्सिस के लिए रोटेशन और ट्रांसलेशन होते हैं, ग्लाइड प्लेन के लिए रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन होते हैं जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्वर्जन एक्सिस के लिए रोटेशन प्लस इन्वर्जन
होते हैं। स्क्रू टाइप सिमेट्री जो होती है, स्क्रू एक्सिस, helical axis or twist axis. It is a line that is simultaneously the axis of rotation and the line along with translation of the body occurs. एक लाइन होती है जिसके गिर्द जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हो रही होती है और साथ साथ उसके अंदर बॉडी की ट्रांसलेशन भी हो रही होती है. A screw operator rotate a point and then move it a fraction of the repeat distance in one go. स्क्रू ऑपरेशन जो होते हैं कि वो हम उसमें कितने एंगल पे वो उसके अंदर रोटेशन आ रही है थोड़ी थोड़ी देर के बाद. स्क्रू ऑपरेटर रोटेट ए पॉइंट एंड देन मूव इट ए फ्रैक्शन ऑफ द रिपीट डिस्टेंस इन वन गो. फॉर एग्जांपल स्क्रू एक्सिस जो होता है वो रोटेशन और ट्रांसलेशन दो चीज़ों पे बेस कर रहा होता है. रोटेशन जो है वो उसको हम यहाँ पे देखें तो इसको रोटेशन इसको किया जाता है 2 1 से एम और एन. एम क्या है? फोल्ड ऑफ रोटेशन के एक सर्टन एंगल पे वो रोटेट किया गया है तो उसके अंदर कितनी दफ़ा उसने अपने आप को जो है वो सिमेट्री में शो किया है. अगर 2 दफ़ा किया है तो हम 2 कह देंगे. यहाँ पे एन क्या है? द लोअर सबसेट ऑफ द स्क्रू रोटेशन. इसको हम नोटेशन बोलते हैं और वो उसकी नोटेशन 1 होती है. ट्रांसलेशन फ्रैक्शन एन ओवर एम. इसको n और m अगर हमने निकालना है तो n की वैल्यू को जब m की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसकी ट्रांसलेशन फ्रैक्शन होगी. फॉर एग्जांपल for 2 1 the translation fraction will be 1 over 2. स्क्रू सिमेट्री ऑपरेशन की फिगर एक यहाँ पे आपको दिखाई गई है. स्क्रू सिमेट्री ऑपरेशन. अगर हम आगे बात करते हैं ग्लाइड सिमेट्री की तो ग्लाइड सिमेट्री क्या है? द कंपोजिशन ऑफ ए रिफ्लेक्शन इन ए लाइन एंड ट्रांसलेशन अलोंग दैट लाइन. तो उसमें क्या होता है? एक लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन भी होती है और ट्रांसलेशन भी होती है. इनकी कंपोजिशन जो होती है उसको ग्लाइड सिमेट्री बोलते हैं. ग्लाइड ऑपरेटर moves point object by the fraction of the repeat distance and reflect the object in one go. For example, glide plane, reflection plus translation. यहाँ पे आपको दिखाया गया है दो किस्म की चीज़ों को. एक है रोटो इन्वर्जन सिमेट्री, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रोटो इन्वर्जन. An axis of a crystal such that rotating about the axis and then inverting the crystal bring the crystal back to its original position. For example, inversion axis plus रोटेशन प्लस इन्वर्जन दो किस्म के हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है मिरर में जैसे होती है. यहाँ पे आपको देखें तो दो हैं, एक रिफ्लेक्शन भी है और फिर रोटेशन भी है. इसको रोटेट करके उल्टा कर दिया गया है और साथ में ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्जन एक्सिस आ गया है और इसमें रोटेशन भी है और इन्वर्जन भी है. 2 आ जाता है. इसमें रोटेशन है, ये इन्वर्जन है. रोटेशन का मतलब है कि आपने इसको यहाँ से पकड़ा और रोटेट करके इधर ले आए तो ये वाली चीज़ नीचे आ गई और ये वाली चीज़ ऐसे ऊपर आ गई. इसको हम बोल रहे हैं रोटेशन. और इन्वर्जन में रोटेट भी हो गया है कि ये वाली चीज़ यहाँ नीचे भी आ गई है और साथ में इसका फेस टू फेस आपस में जो है वो आमने सामने भी है. तो इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं कि रोटेशन भी होगी और साथ में आमने सामने भी आ गए. और रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रोटेशन नहीं होती बल्कि वो चीज़ें आमने सामने आ जाती हैं 180 के एंगल पे जैसे होता है. ट्रांसलेशन में होता है कि वो चीज़ थोड़ा सा आगे की तरफ उसी एंगल के साथ, सेम एंगल के साथ आगे हमें मूव करते नज़र आ रही होती है, ये आगे होती है तो उसको हम उसकी ट्रांसलेशन बोलते हैं. इस स्लाइड में आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया गया है क्रिस्टल ग्रुप का. सिमेट्री एक्टिंग एट ए पॉइंट. तो टोटल जो ग्रुप होते हैं वो 32 होते हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो 7 हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है जो हमने पढ़े हैं अक्सर. क्यूबिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है.
ट्राइक्लिनिक है। ये वो पॉइंट ग्रुप होते हैं जो कि सिमेट्री ऑफ लैटिस है, जो कि 7 होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम। इन 32 को अगर हम फर्दर देखें तो ये सिमेट्री हैविंग ट्रांसलेशन, और जिसमें जो है वो स्क्रू भी होती है और ग्लाइड भी होती है, और ये टोटल मिलके 230 स्पेस ग्रुप बनाते हैं सिमेट्री के। इसमें से जो हम देखते हैं तो इन सारों को अगर हम देखें तो हमारे पास जो लैटिस बनती हैं वो स्पेस ग्रुप सिमेट्री लैटिस जो है वो 14 है, जिनको ब्रेवियस लैटिस बोला जाता है। 14 ब्रेवियस लैटिस। इस चीज को यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। देयर आर 230 स्पेस ग्रुप्स which arise when 14 brevis lattices are combined। जब 14 जो brevis lattices होते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं with the appropriate point and translation symmetry, तो इन सब के जब स्पेस ग्रुप निकाले जाते हैं तो वो 230 के करीब होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव विद 3 स्क्रू एक्सिस। इसी तरह फिर अगर हम देखें तो इसके 3 स्क्रू एक्सिस हैं ऑर्थोरोम्बिक के अंदर, P primitive 2 1 2 1 and 2 1, और पॉइंट डज नॉट मूव, पॉइंट ग्रुप जो होते हैं पॉइंट डज नॉट मूव देयर पोजीशन एज देयर इज ए नो ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो जब पॉइंट मूव नहीं करेगा तो कोई ट्रांसलेशनल सिमेट्री भी नहीं होगी इन दिस ग्रुप, हेंस कॉल्ड पॉइंट ग्रुप्स। देयर आर 32 पॉइंट ग्रुप्स। 32 ऐसे पॉइंट ग्रुप हैं जहाँ पे वो चीज अपनी जगह से मूव नहीं करती। अब आ जाते हैं ब्रेवियस लैटिस की तरफ। In 1848, Brevis showed that there are 14 different basic arrangements possible for the arranging similar points in the regular continuous in three-dimensional order। तो जो हमारे पास लेटिस पॉइंट होते हैं उन लेटिस पॉइंट को हम कई डिफरेंट तरीकों से आपस में अरेंज कर सकते हैं, उनके एंगल लेंथ और उसमें चेंज करते हुए। तो ये सारे के सारे जो पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट हैं जो कि 14 टाइप्स की होती हैं, इसी को उसने ब्रेवियस लैटिस का नाम दिया है। The four lattice type primitive body centered face centered cubic can be combined with the several crystal classes। तो इन सारों को मिलाते हुए हम डिफरेंट किस्म की क्रिस्टल क्लासेस जो है वो बता सकते हैं। टू गिव राइज टू ऑल पॉसिबल 14 वेरिएशन। तो इनके अंदर जो होता है वो चेंज करने से 14 किस्म की वेरिएशन जो होती हैं वो आ सकती हैं उसके यूनिट सेल में या क्रिस्टल सिस्टम में, which are known as Brevius lattices। इसको Brevius lattice बोला जाएगा। Lattice एक्चुअली क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटमाइंस और मॉलिक्यूल्स बाय द पॉइंट्स होता है इन द यूनिट सेल। तो उन्हीं पॉइंट्स को डिफरेंट तरह से अरेंज जब हम करते हैं तो उससे कितने किस्म के यूनिट सेल जो है वो बनते हैं 3 डायमेंशन में, उसी को ब्रेवियस लैटिस बोला जाता है। These arrangements are called Brevius lattices, space lattices, and in terms of these, the internal structure can be described। तो इनकी बेस पे हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम के। द ब्रेवियस लैटिस एसोसिएटेड विद द 7 क्रिस्टल सिस्टम आर लिस्टेड इन टेबल। ये हमें एक जो है वो बताया गया है कि क्यूबिक जो है वो किस किस्म के होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक उसको कहते हैं जिसकी तीनों लेंथ जो है वो बराबर होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लॉन्ग एक्सिस, जेड एक्सिस। इसको बोला गया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल सेंटर में ये डायगोनल अगर आप मिलाएं इसको और इसको, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ, तो इन सारे डायगोनल्स का जो 1 2 3 और ये 4 डायगोनल्स का जो सेंटर बनता है, उसमें अगर आपके पास एक लैटिस पॉइंट होगा तो उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर हमने दो दो डायगोनल बनाने होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका सेंटर एक फेस का सेंटर हो गया, तो इस तरह से 6 फेसेस होते हैं और उनके हर फेस के ऊपर भी एक एक जो है वो पॉइंट, लैटिस पॉइंट मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फिर है सिंपल टेट्रागोनल। सिंपल टेट्रागोनल में हमारे पास होते सारे एंगल 90 के हैं, लेकिन लेंथ का फर्क आ जाता है। फिर बॉडी सेंटर टेट्रागोनल है,
बॉडी सेंटर टेंटाकुलर में भी लेंथ का फर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक सेंटर में हमारे पास लेटिस पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह ये बाकी और अरेंजमेंट जो है वो टोटल आपको दिखाई गई हैं। तो 5 यहाँ पे हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये टोटल 14 जो है वो लेटिस अरेंजमेंट है, और डिफरेंट शेप्स आपको इन सब 14 के अंदर नजर आ रही हैं। एनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू एंगल, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इन 3 डायमेंशनल स्पेस जो बनाते हैं, इनको हम ब्रेवियस लेटिस बोलते हैं। 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। 7 basic crystal system. The crystal systems, the total number of possible crystal forms are 230. जो क्रिस्टल्स की टोटल शक्लें बन सकती हैं वो 230 हैं। On the basis of their symmetry, these crystals forms are grouped into 32 classes of symmetry called point group. तो सिमेट्री की बेस पे इनको जो है वो 230 फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स को 32 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, और उनको पॉइंट ग्रुप कहा जाता है। The crystallographs have been able to divide 32 point groups and 14 previous lattices into 7 crystal system. तो फिर इन 32 जो है वो पॉइंट ग्रुप्स को और 14 ब्रेवियस लेटिस को लेके और मज़ीद आसान करने के लिए क्रिस्टलोग्राफर्स ने इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो है वो चेंज किया है। These systems differ from one another in having different magnitude of length. तो इनमें फ़र्क क्या होता है? डिफरेंट लेंथ का फ़र्क होता है ऑफ वेरियस एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी इनमें बड़े छोटे हो सकते हैं। एंड द एंगल बिटवीन देम फॉर देयर यूनिट सेल, और इनके जो 7 क्रिस्टल सिस्टम में उनमें उनकी लेंथ का फ़र्क हो सकता है, किसी में एंगल का फ़र्क हो सकता है, किसी में किसी एंगल का, किसी में किसी एंगल का फ़र्क हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो हमारे पास पॉइंट ग्रुप हैं 32 या 230 फार्म्स होती हैं, उन सबको लेके 7 क्रिस्टल सिस्टम अरेंज किया गया है। In other words, these systems differ from each other in their external shapes due to the arrangement of unit cell in their dimensions. तो ये किस वजह से एक दूसरे से डिफर करते हैं? इन एक्सटर्नल शेप्स ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की अरेंजमेंट कैसी है कि उसके अंदर लॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी लेंथ है, लॉन्ग वाई एक्सिस कितनी लेंथ है, जेड एक्सिस की लेंथ क्या है, अल्फा एंगल कितना है, बीटा गैमा एंगल कितना है। ये तो ये सारी चीज़ें फेस पे है कोई पॉइंट या नहीं है, बॉडी में है या नहीं है, हर फेस पे है या दो फेसेस पे है, तो ये सारी चीज़ें देखकर इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया गया है। These are 7 such unit cells which are necessary to build a external shape of all known crystals. तो जितने भी हमारे पास 230 अगर हम कहते हैं क्रिस्टल्स की शेप्स हैं, तो उसमें से जो बेसिक शेप्स होती हैं वो यही 7 होती हैं, जिसको 7 क्रिस्टल सिस्टम का नाम दिया गया। देयर आर सच 7 such unit cells which are necessary to build the external shape of the known crystal. According to these 7 unit cells, all the crystals are classified under 7 groups. तो तमाम क्रिस्टल्स को इन्हीं 7 ग्रुप्स के नीचे क्लासिफाई किया जाता है। These groups are called crystallographic system or simply crystal system. इनको हम crystallographic system या crystal system बोल रहे होते हैं। The individual crystal belonging to the same system are identified from the magnitude of the length of the unit cell.
तो इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो अगर उसी सेम सिस्टम से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हम उनकी जो बेसिक यूनिट लेंथ होती हैं यूनिट सेल की उसको मेजर करते हुए हम बताते हैं कि वो इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो उसी सिस्टम से बिलोंग करता है या किसी और सिस्टम से। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर, उनके नाम है क्यूबिक, आइसोमेट्रिक भी बोला जाता है इसको, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, रोम्बोइडल भी बोला जाता है इसको, और हेक्सागोनल। अब अगर इनकी करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, तीनों लेंथ बराबर होती हैं, ए बी सी, तीनों लेंथ आपस में बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं और तीनों एंगल 90 के होते हैं। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। द क्रिस्टल्स आर axes are perpendicular to one another and the repeative intervals in the same along the three axes. Cubic lattice may be simple. क्यूबिक लैटिस जो होता है सिंपल होता है, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड, पायराइड एंड कॉपर एंड NaCl, ये सारे क्यूबल सिस्टम की एग्जांपल है। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम जिसमें दो लेंथ ए और बी बराबर होती हैं, सी डिफरेंट होती है लेकिन एंगल तीनों बराबर होते हैं, इसको हम टेट्रागोनल सिस्टम बोल रहे होते हैं। The crystal axes are perpendicular to one another. इसमें तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और 90 के होते हैं। The repetitive intervals along two axes are same. दो एंगल जो होते हैं, दो लेंथ जो होती हैं वो सेम होती हैं, बट द इंटरवल along the third axis is different. थर्ड एक्सिस के दौरान जो इंटरवल होता है वो डिफरेंट होता है। टेट्रागोनल लेटस में भी सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। तो ये टेट्रागोनल लेटस जो होती हैं ये सिंपल भी हो सकती हैं, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल है जरकोन, टाइटेनियम ऑक्साइड, स्टेनलेस ऑक्साइड। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम वो क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसमें लेंथ तो तीनों बराबर नहीं होती। ए वाली लेंथ लॉन्ग एक्स एक्सिस जो होती है वो डिफरेंट होती है, बी वाली डिफरेंट होती है, सी वाली डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम इनके एंगल की बात करें तो तीनों एंगल इनमें भी 90 के ही होते हैं। क्रिस्टल एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर बट देयर रिप्रेजेंटेटिव repeative intervals are different along three axes. ऑर्थोरोम्बिक लैटिस जो है वो इसकी एग्जांपल है। ऑर्थोरोम्बिक लैटिस में भी सिंपल भी हो सकती है, बेस सेंटर्ड भी हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकती है, फेस सेंटर्ड भी हो सकती है। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट की एग्जांपल दी हुई है इसमें। फिर है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ए बी सी बराबर नहीं होते, मतलब तीनों लेंथ डिफरेंट होती हैं लेकिन उसमें से दो एंगल जो होते हैं वो 90 के होते हैं, लेकिन गैमा एंगल जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेस देन और ग्रेटर देन 90 होता है। Two of the crystal axes are perpendicular to each other but the third is obliquely inclined. इसके एग्जांपल नीचे यहाँ पे दी हुई हैं जो कि मोनोक्लिनिक लैटिस में भी सिंपल और बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड का मतलब है कि उसके बेस के अंदर भी कोई फेस के ऊपर कोई सेंटर में कोई लैटिस पॉइंट हो सकता है। और इसकी एग्जांपल जो है वो कॉन्जाइट है और कैल्शियम सल्फेट है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मोनोक्लिनिक सिस्टम की एग्जांपल है। आगे आ जाते हैं हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम जिसमें ना तो कोई लेंथ बराबर होती है और ना ही कोई एंगल बराबर होता है। और इसकी लेंथ एग्जांपल है एमाजोनाइट, कॉपर सल्फेट विद 5 वाटर मॉलिक्यूल। ट्राइगोनल रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को कहते हैं जिसमें
तीनों लेंथ बराबर होती हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, लेकिन तीनों एंगल 90 के नहीं होते। उनमें से कोई भी एंगल 90 का नहीं होता, तो ऐसे सिस्टम को हम ट्राइगोनल रोम्बिक हेड्रल सिस्टम बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल बिस्मथ या कैल्साइट है। फिर आ जाता है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में दो लेंथ ए और बी बराबर होते हैं, लेकिन ये सी से कम या ज्यादा होते हैं दोनों। बीटा और गामा एंगल 90 के होते हैं। बीटा और अल्फा अल्फा और बीटा एंगल जो होते हैं इसमें 90 के होते हैं, और गामा जो होता है 120 का होता है। यहाँ पे एक गलती है कि अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा 90 के हैं और गामा जो है 120 का है। फॉलोइंग crystal axes are 60 degree apart with the third in perpendicular to both। फिर इसमें हम बात करते हैं जी the repeative intervals are the same along the x-axis। दो उसमें से a और b बराबर हैं and are 60 degree apart each other। को रैंडम जिंक एंड मैग्नीशियम इसकी एग्जांपल है। इस टेबल में वही चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस की हैं उनको जो है वो उनके इंटरसेप्ट के हवाले से, उनकी लेंथ के हवाले से जो है वो अरेंज करके बता दिया गया है और एंगल के हवाले से बता दिया गया है। जैसा कि अभी हमने हेक्सागोनल सिस्टम पढ़ा था जिसमें दो लेंथ बराबर होती हैं, थर्ड अनइक्वल होती है, और दो एंगल अल्फा बीटा 90 के होते हैं, गैमा 120 का होता है। तो उसी को यहाँ पे डिटेल में बताया गया। यहाँ पे उन फिगर आउट किया गया है उनको उसी डिटेल के साथ। ये वाली फिगर है सिंपल क्यूबिक जिसमें ए बी और सी, ये वाली लेंथ ये लेंथ तीनों बराबर है, और इनके जो एंगल हैं वो भी बराबर है और 90 के हैं। टेट्रागोनल में दो लेंथ बराबर हैं, ये वाली और ये वाली। तीसरी लेंथ को देखें तो ये लेंथ ही है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी है, और इनके एंगल जो हैं वो सारे के सारे 90 के हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ऑर्थोरोम्बिक में भी सारे के सारे एंगल 90 के हैं, लेकिन कोई भी लाइन बराबर नहीं है, ये और है, ये और है, ये और है। फिर इसी तरह रोम्बोहेड्रल के हमें देखें तो हमें जो है वो लेंथ तो तीनों बराबर होती हैं जैसा क्यूबिक में होती हैं, लेकिन एंगल जो होते हैं वो कोई भी 90 का नहीं होता। कोई 90 से बड़ा होता है, कोई 90 से छोटा होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम मोनोक्लिनिक पे। मोनोक्लिनिक में भी आपको शेप नज़र आ रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी लेंथ आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गैमा, अल्फा और गैमा एंगल जो है वो 90 के हैं, बीटा जो है वो 90 का नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि कौन सा एंगल अल्फा है, कौन सा बीटा और कौन सा गामा, जब आप उसको एक्स वाई और जेड एक्सिस से मेंशन करेंगे उसके बाद आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ट्राइक्लिनिक सिस्टम जिसमें कोई भी लेंथ बराबर नहीं है और कोई भी एंगल बराबर नहीं है। हेक्सागोनल सिस्टम जिसके अंदर दो लेंथ ए और बी बराबर है, और जो एंगल है उसमें से दो एंगल जो है वो 90 के हैं, और तीसरा जो एंगल है वो हमारे पास कौन सा है, वो 120 का है। दो एंगल 90 के कौन से हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे देखें तो ये आपस में 90 के होंगे, और इसको इधर देखें तो 90 का होगा, लेकिन ये वाला जो बन रहा है इन दो के दरमियान, एक्सिस के दरमियान, तो ये 90 का नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 120 का एंगल है। इसी को यहाँ पे आपको बताया गया है, और उसमें से थोड़ा और बताया गया है कि ब्रेविस लैटिसेस जो है वो डिफरेंट है। इसके अंदर फिर प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है, और साइड सेंटर्ड भी है। 7 क्रिस्टल सिस्टम है, और टोटल देखा जाए तो 14 ब्रेविस लैटिसेस होती हैं। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में यूनिट सेल के बारे में, उनके क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस के बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे हम अपने न्यू लेक्चर्स में पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।